जैसा कि आपको ज्ञात है, हम लोग पढ़ रहे हैं चालकों में धारा प्रवाह के बारे में। चालकों में धारा प्रवाह का गहन अध्ययन सर्वप्रथम ओम ने किया। ओम एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने चालकों में धारा प्रवाह का अध्ययन किया और ये पाया कि विभवांतर और धारा, और अगर शुद्ध रूप में कहें तो चालकों के सिरों के बीच अप्लाइड जो भी लगने वाला विभवांतर होता है और उस विभवांतर के कारण जो भी उस चालक में प्रवाहित धारा होती है वो दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है। और इसी संबंध को हम लोग जानते हैं ओम के नियम के नाम से। और आज के क्लास में हम लोग ओम के नियम का ही अध्ययन करेंगे। ओम का नियम, ओम्स लॉ। इस नियम के अनुसार जो भी ओम ने अपने प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया उसको उन्होंने लिखा कि यदि किसी चालक, ध्यान रखिएगा ये केवल चालक के लिए है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं जो हम लोग माप सकते हैं, भौतिक राशियों से संबंधित अवस्थाओं को ही हम लोग कहते हैं भौतिक अवस्थाएं। जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल, ओके, इत्यादि अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, अगर इसको हम लोग भी मान लें, उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा, इसको अगर हम लोग I बता दें तो के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, अर्थात ये इन्वर्टेड कामा बंद, अर्थात भी प्रोपोर्शनल I। अगर हम लोग प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा और वो नियतांक है R। ठीक है, जहाँ R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। अतः विभवांतर भी तथा धारा I के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये कैसे पता चल गया कि एक सीधी रेखा प्राप्त होगी? तो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा है,
y बराबर एम एक्स, जो कि एक सरल रेखा का समीकरण है, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना। जहाँ पे y को कहते हैं डिपेंडेंट फंक्शन और x को कहते हैं इंडिपेंडेंट फंक्शन, और m जो होता है एक कांस्टेंट होता है। आप लोगों ने ये पढ़ा है तो इसलिए मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ आप लोगों को पता है कि एक सीधी रेखा प्राप्त होती है अगर y एक्सिस पे y को दर्शाएं और x एक्सिस पे x को दर्शाएं तो, इतना पता है। तो इसी तरह का इक्वेशन यहाँ पर भी है, v बराबर आई आर, जहाँ पे v डिपेंडेंट फंक्शन है, i इंडिपेंडेंट फंक्शन है, r एक नियतांक है ना। तो इसका मतलब अगर v और i के मध्य हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो हमको एक सीधी रेखा मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, चित्र बना लीजिएगा ऐसे करके, इधर की तरफ v रहेगा, इधर की तरफ i रहेगा, और ये हम लोगों को ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा जो कि थीटा एंगल पे झुका होगा। और अगर ये थीटा एंगल पे झुका होता है तो हम लोग कहते हैं m बराबर tan थीटा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हमको थीटा पता चल जाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं r बराबर tan थीटा। इसीलिए एकदम इसी टॉपिक पे आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल भी है जो कि आप लोगों को प्रयोगशाला में कराया जाएगा, जिसमें आप लोगों को यही ग्राफ खींचना रहेगा। ओके, तो याद रखिएगा, ताकि उस समय हम लोग जब ये ग्राफ या फिर प्रैक्टिकल खींचेंगे तो यह ग्राफ खींचने में बहुत आसानी होगी। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक नया शब्द आया है प्रतिरोध। तो हमारा अगला टॉपिक यही है कि प्रतिरोध है क्या, और इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, है ना। तो हेडिंग है प्रतिरोध, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। ओके, इसे वैद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं क्योंकि ये विद्युत के प्रवाह को रोकता है, ठीक है। तो कभी कभी वैद्युत प्रतिरोध जो है शब्द मिलेगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके बारे में लिखेंगे हम लोग, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर होने वाले धारा के प्रवाह का विरोध करता है, अथवा हम लोग यह भी कह सकते हैं, अर्थात धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है, प्रतिरोध कहलाता है। तो अब हम लोग ये जान गए हैं कि ये किसी पदार्थ का गुण है, ना कि किसी बाहरी चीज़ का है, ठीक है ना। तो अगर पदार्थ बदलता है तो उसका प्रतिरोध भी बदलता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे भी। तो इसका प्रतिरोध का कारण क्या होता है, और इसके बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। जब किसी पदार्थ स्पेशली चालक, है ना, जिसमें जो चालक नहीं होते हैं उनके लिए ये बात नहीं है। और चालक का मतलब ये है कि जिसमें धारा का प्रवाह किया जा सकता है, ठीक है ना। जब किसी पदार्थ पर विभवांतर
आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, कौन से सिरे की ओर? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ऐसा है? नहीं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, ठीक है ना। सिरे से दूसरे सिरे की ओर यादृच्छिक गति करते हुए प्रवाहित होते हैं तथा इस प्रवाह के दौरान वे पदार्थ के परमाणुओं, अणुओं तथा स्वयं आपस में टकराते हैं, ओके। जिससे आवेश या फिर कहें कि धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। अवरोध उत्पन्न होता है जो इन आवेशों को पदार्थ में बहने से रोकता है। ओके। और इसी अवरोध को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और ओम के नियम से हमको पता भी चल गया है। क्या पता चल गया है? गणितीय रूप में चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात R बराबर V, प्रतिरोध R कहते हैं, R बराबर V/I। ओके। और इसका मात्रक आप लोगों को पता चल ही जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, है ना। इसका मात्रक
इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, ए से दर्शा देते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है जिसे कि वैज्ञानिक ओम के आदर्श के स्वरूप, जिसे ओम कहते हैं, ओम कहते हैं तथा ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। और ओम ने अपने प्रयोगों में प्रतिरोध के बारे में कुछ और भी बातें बताई हैं। ओम के अनुसार उन्होंने बताया कि प्रतिरोध R चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा चालक के अनुप्रस्थ काट अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R प्रोपोर्शनल L, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर लंबाई हम लोग बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, घटाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है। ओके, तथा R प्रोपोर्शनल 1/A व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, और अगर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ता है। तो ये दो गुण उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा प्राप्त किए थे कि किसी चालक के पदार्थ में ये दो गुण होते हैं। अतः किसी दिए गए चालक के लिए R प्रोपोर्शनल हम लोग लिख सकते हैं L/A, अथवा R बराबर लिख सकते हैं हम लोग ρL/A, है ना। जहाँ इसको समीकरण 2 बनाएंगे, जहाँ रो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे चालक की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी अथवा विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, अतः हम लोग समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से हम देखते हैं कि ρL/A बराबर है V/I के, है ना। इसका मतलब है, जो यह दर्शाता है
क्या दर्शा रहा है कि V बराबर है I/A इंटू L इंटू रो है। अब हमको आगे पता है कि चूंकि V बराबर E इंटू L तथा J बराबर I/A, J धारा घनत्व और E विद्युत क्षेत्र, जहाँ J धारा घनत्व तथा E विद्युत क्षेत्र है, इसलिए इन सभी मानों को पिछले समीकरण में रख देंगे तो हमको मिलेगा E इंटू L बराबर J और रो इंटू L, ये मिलेगा। L से L कट जाएगा अथवा E बराबर रो J, एक नया फार्मूला मिल गया, इसको भी याद रखेंगे, है ना। तथा सदिश रूप में अगर इसको हम लोग लिखें सदिश रूप में तो E बराबर रो J, इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुत जगह होता है तो याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। इसको बना देंगे समीकरण 3, तो हम लोग एक और फार्मूला यहाँ से लिख सकते हैं, अथवा नहीं, क्योंकि अथवा तो यहाँ पे हो जाएगा, अथवा तो गड़बड़ा जाएगा। तथा J बराबर रो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 से ये हमको मिलेगा। अथवा इसको एक नया नियतांक दिया गया है, J बराबर सिग्मा E, ये हो गया समीकरण 4, जहाँ सिग्मा बराबर 1/रो को चालक की चालकता अथवा इंग्लिश भी लिख लेते हैं, चालकता कंडक्टिविटी अथवा विशिष्ट चालकत्व, ये दोनों नाम मिलते हैं आपको किताबों में। विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, ओके। तथा सदिश रूप में J बराबर सिग्मा E आएगा। इस फार्मूले को भी याद रखेंगे, काफ़ी जगह यूज़ होगा बाद में, लेकिन अभी थोड़ा कम यूज़ है ना। अब एक खास बात है प्रतिरोधकता और चालकता के बारे में, कि चालकता तथा प्रतिरोधकता दोनों केवल चालक की प्रकृति का मतलब है कि जब तक चालक के परमाणु समान हैं तब तक ये दोनों समान ही रहते हैं। अगर ये परमाणु बदलते हैं, यानी कि सीधे सीधे कहें कि पदार्थ ही बदल गया है तभी ये बदलते हैं, यानी कि चालक की केवल प्रकृति तथा भौतिक
भौतिक अवस्थाओं का मतलब है ताप और दाब भी इसमें शामिल है। भौतिक अवस्थाओं पर ही निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। चालक के आकार अथवा आकृति पर नहीं। ओके, आकृति पर नहीं, ये खास बात थी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग कई सारे रिलेशन निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग केवल याद रखेंगे कि हम लोग यहाँ से कई सारे रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे एक दो मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा कि V बराबर आई आर। ओके, और I के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि I बराबर होता है NeAVD। ओके, और VD के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है, कि VD बराबर E/m टाउ। ओके, तो इसका मान हम लोग यहाँ रख सकते हैं और इसका मान हम लोग यहाँ रख सकते हैं, तो कुछ मान मिलेगा हम लोगों को किसके टर्म में, टाउ के टर्म में, जिसमें केवल टाउ होगा और कुछ होगा। तो इन सबको अगर ले करके आर के मान में रखा जाएगा, यहाँ से हम लोग आर का मान भी निकाल सकते हैं। तो आर का मान निकाल करके अगर हम लोग आर इक्वल टू रो एल अपान ए में रख देंगे तो हम लोगों को कुछ रो की वैल्यू मिलेगी, है ना। और रो की वैल्यू को अगर फिर इसमें रख देंगे तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू भी मिलेगी। तो ढेर सारे यहाँ से रिलेशन निकल सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़े तो उस समय हम लोग देखेंगे इसको बदल बदल के, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एक और मान रख सकते हैं, V बराबर ये है E/L। अब देखिए E बराबर मिल जाएगा V/L, यहाँ रख दीजिए, और ये जो मान मिला है VD का यहाँ रख दीजिए, और ये जो मान I का मिला है फिर यहाँ रखेंगे तो हमको R का मान मिलेगा mL/ANE² टाउ। आप लोग अपने से निकाल सकते हैं और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना। और आपने पढ़ा कि R बराबर है रो L/A, तो L/A यहाँ पे भी है, कट जाएगा, और कट जाएगा तो हमको एक रो की वैल्यू मिलेगी क्या, m/NE² टाउ मिलेगा। और इस रो को अगर देखेंगे कि सिग्मा बराबर 1/रो है, तो सिग्मा का मान भी निकल सकता है। इससे हमको पता चलेगा कि सिग्मा बराबर आएगा NE² टाउ बटा m। तो इस तरह से हम लोग ढेर सारे फार्मूले निकाल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में कर सकते हैं। ओके, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रतिरोधकता है वो पूरी तरह से केवल टाउ पे डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि m जो इलेक्ट्रॉन का मास है, और n इलेक्ट्रॉन का नंबर है, संख्या है, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये तीनों तो बदलने वाले नहीं है, यानी कि ये तीनों नियत रहेंगे। और जब ताप बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि ये श्रांति काल जो है घट जाता है, यानी कि प्रतिरोधकता भी घटेगी। यानी कि ताप बदलने पर प्रतिरोधकता बदल रही है, और अगर प्रतिरोधकता बदल रही है इसका मतलब प्रतिरोध बदल रहा है, क्योंकि ये तो पूरी तरह से प्रोपोर्शनल है ना, कि रो अगर घटेगा बढ़ेगा तो क्या होगा, आर भी घटेगा बढ़ेगा। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ताप परिवर्तित करने पर, टेम्परेचर परिवर्तित करने पर क्या हो रहा है, प्रतिरोधकता भी बदल रही है और प्रतिरोध भी बदल रहा है। तो हमारी अगली हेडिंग यही है, अगली हेडिंग है प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस
ओके। सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है। निर्भर करती है, ये हम लोगों को पता है पहले से ही, है ना। और प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि किसी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता एक सीमित ताप परिसर T-T0 में, जो बहुत अधिक नहीं है, ये ताप परिसर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो बहुत अधिक नहीं है, ओके। निम्न संबंध द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि निम्न संबंध द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जबकि ये कहा गया है कि निम्न संबंध द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। इसका मतलब है कि ये लगभग में सत्य है, पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, है ना। तो प्रदर्शित की जा सकती है, ओके। और वो संबंध है रो टी, मतलब कि प्रतिरोधकता एट टेम्परेचर T बराबर होगा ρ01 प्लस अल्फ़ा T-T0। अल्फ़ा के बारे में आप लोगों ने ऊष्मागतिकी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, जहाँ ρT बराबर ताप T पर प्रतिरोधकता तथा ρ0 बराबर संदर्भ ताप का मतलब होता है कि इस ताप पर हमको इसका मान पता होता है ना। तो प्रयोगों द्वारा इसका मान बताया गया है, और आपकी किताब में इसकी एक लिस्ट भी दी हुई है, आप देख सकते हैं कि अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता कितनी होती है, ओके। संदर्भ ताप T0 पर प्रतिरोधकता ओके, तथा अल्फा बराबर प्रतिरोधकता ताप गुणांक, इसे भी प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इसको आप लोग ऊष्मागतिकी में पढ़े हुए हैं, है ना, ओके। आगे लिखेंगे, चूंकि किसी चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के नियत रहने पर चालक का प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है,
है ना, निर्भर करता है। अतः चालक का प्रतिरोध निम्न संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ओके, निम्न संबंध द्वारा। कौन सा संबंध? हमको पता चला है कि रोटी बराबर है रो जीरो इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी जीरो। ओके, तो रो टी की जगह हम लोग लिख सकते हैं, ये खाने वाली रोटी नहीं है ना, रो टी की जगह लिख सकते हैं हम लोग आर ए अपान एल आर टी। ओके, बराबर, और रो जीरो की जगह हम लोग लिख सकते हैं आर जीरो ए अपान एल, ब्रैकेट में बचा रहेगा 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी ज़ीरो। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चालक का क्षेत्रफल और लंबाई नियत है दोनों ताप पर, तो ए इधर भी रहेगा, ए इधर भी रहेगा, एल इधर कट जाएगा, बचेगा क्या? अर्थात आर टी, अब रोटी गया, अब आर टी आया, आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी ज़ीरो। वैसे आजकल कोई रोटी खा नहीं रहा है, सब लोग पूड़ी खा रहे हैं घर में बैठ के, है ना। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया है। हम लोगों को ताप पर निर्भरता मिल गई है, प्रतिरोध की भी और प्रतिरोधकता की भी। ठीक है, आंखिक प्रश्न सॉल्व करते समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और हो सकता है कि इस पर कई सारे क्वेश्चन भी हों, आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज में। ओके, अब जबकि हम लोग प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को एक स्पेशल बात बताता हूँ, जो कि आप लोगों को अभी नहीं, बाद में जाके पढ़ना रहेगा, कि कोई एक ऐसा टेम्परेचर आता है जो कि बहुत ही कम होता है, कि उस टेम्परेचर पर किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, और जैसे ही प्रतिरोधकता शून्य होगी वैसे ही रेजिस्टेंस भी शून्य हो जाता है। और आपको पता है कि रो बराबर होता है 1 अपान सिग्मा, या फिर हम कह सकते हैं कि सिग्मा बराबर होता है 1 अपान रो। ओके, तो जैसे ही रो को हम लोग जीरो करेंगे, ये सिग्मा यानी कि चालकता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चालकता का वही मतलब है कि कितनी आसानी से आवेश किसी भी चालक में प्रवाहित हो सकते हैं। ओके, तो ऐसा एक टेम्परेचर आता है जिस पर ये प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, उस ताप को हम लोग क्रांतिक ताप कहते हैं। वैसे तो क्रांतिक ताप कई जगह इस्तेमाल होता है, कई केसेस में अलग अलग इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जैसे क्रांतिक ताप आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि एक ऐसा क्रांतिक ताप होता है जिस पर गैसों को हम लोग बना सकते हैं लिक्विड प्रेशर बढ़ा करके, तो वो अलग क्रांतिक ताप है, और ये अलग क्रांतिक ताप है ना। ये ताप लगभग 0 डिग्री केल्विन, ध्यान दीजिएगा सेल्सियस नहीं है, 0 डिग्री केल्विन से ले करके अभी तक 100 डिग्री केल्विन तक ही पाया गया है। ये बहुत ही कम ताप है, ठीक है ना। तो इस ताप के रेंज में बहुत सारी धातुएं और बहुत सारे पदार्थ ऐसे पाए गए हैं जिनकी चालकता शून्य हो जाती है, और चालकता शून्य होते ही उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। उन सभी पदार्थों को हम लोग कहते हैं अति चालक। ओके, इसके बारे में आप लोगों को तो बहुत ही बाद में पढ़ना है, अभी नहीं। और इसका नाम इंग्लिश में होता है सुपर कंडक्टर, उसको कहते हैं, जिसमें कोई प्रतिरोध ही नहीं होता है। ओके, तो ये थी खास बात। और हमारे क्लास का, आज के क्लास का आखिरी टॉपिक है ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाएं, इसका मतलब है कि जो ओम का नियम है V प्रोपोर्शनल I, या फिर कहें V बराबर IR, हमेशा सत्य नहीं है, और जब जब सत्य नहीं है वही, उसी को हम लोग कहते हैं सीमा, ठीक है ना।
ओम के नियम की भी कुछ सीमाएं हैं। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओके, तो चलिए इसके बारे में भी लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि ओम का नियम पदार्थों के विस्तृत वर्ग के लिए मान्य है, जैसा कि ओम ने बताया भी है ना। फिर भी कुछ ऐसे पदार्थ तथा युक्तियां को इंग्लिश में डिवाइसेस कहते हैं, और भोजपुरी में इसको जुगाड़ बोलते हैं, है ना। कुछ ऐसे पदार्थ तथा युक्तियां हैं जहां विभवांतर भी तथा वैद्युत धारा I की आनुपातिकता लागू नहीं होती है। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब भी तथा I के मध्य जो संबंध भी के चिन्ह पर निर्भर करता है। चिन्ह का मतलब सीधा यही है, दिशा है। अभी दिखाते हैं कैसे निर्भर करता है। देखिए, मान लिया कि हमारे पास कोई एक ऐसा जुगाड़ है जिसके दोनों ओर हम लोग एक बैटरी लगाए हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक विभवांतर हम लोग लगाए हुए हैं भी, तो भी लगाने पर एक धारा भी मिलेगी हम लोगों को। इस दशा में धारा जो है इस तरफ की ओर है ना। तो इस भी पर इस दिशा में हम लोग अगर बैटरी लगाए हैं तो इस दिशा में धारा मिल रही है। तो इस विभवांतर के लिए कुछ धारा है, विभवांतर बदलते जाएंगे इसी तरह से तो कुछ धारा मिलेगी। और हमको पता है कि वो जो धारा मिलेगी अगर उसमें ग्राफ खींचा जाएगा तो एक सीधी रेखा मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस भी की दिशा को उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे? बैटरी को ऐसे लगाए थे, यहाँ पर धनात्मक था, अब यहाँ पे अगर हम ऋणात्मक कर दें और धनात्मक इधर कर दें ऐसे, ठीक है। तो धारा किधर प्रवाहित होगी? इधर की ओर। और अलग अलग भी के लिए धारा भी अलग अलग होगी, है ना। तो अब इस चिन्ह, अब देखिए इसी को कहते हैं चिन्ह। अब हमने चिन्ह बदल दिया है, यानी कि इसकी दिशा उल्टा कर दी है, बैटरी की विभवांतर की दिशा बदल दी है। तो क्या होगा? अब ये सीधी रेखा न मिल करके हो सकता है ऐसे मिले, हो सकता है ऐसे मिले, हैं। तो ये तो ओम का नियम नहीं है। ओम का नियम कहता है कि एक सीधी रेखा मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो कुछ ऐसे पदार्थ और युक्तियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें कि ओम का नियम फॉलो नहीं होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में ये समझाने के लिए था, इसको आप लोग बनाइएगा, लिखिएगा मत, ओके। दूसरे शब्दों में, यदि भी के
लिए धारा आई हो तो V का परिमाण, और इस पर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और हम लोग देखेंगे भी कि कैसे आ रहा है लीनियर, कैसे नॉन लीनियर आ रहा है। ओके, V का परिमाण स्थिर रख कर इसकी दिशा बदलने पर विपरीत दिशा में I के समान, क्योंकि अगर इस दिशा में धारा I बह रही थी तो इस दिशा में भी धारा वही बहनी चाहिए, क्योंकि चालक तो चालक है ना। I के समान परिमाण की धारा उत्पन्न नहीं होती है। तो ऐसा एक जुगाड़ हमारे पास है, जैसे, और उसको नाम दिया गया है डायोड। इसको आप लोग पार्ट 2 के लास्ट में पढ़ेंगे, वो अर्धचालक का जब पोर्शन आएगा, है ना। तो और भी हैं, लेकिन यहाँ पे डायोड बताए गए हैं, और ट्रांजिस्टर भी है, थायरिस्टर भी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी युक्तियाँ हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है। इलेक्ट्रोलाइट भी ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है। ओके, तो इस ओम के नियम की सीमाओं पर एक विशेष हेडिंग है आप लोगों के लिए, उसके बारे में देख लेते हैं। इस हेडिंग में पहला विशेष आपके लिए है कि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान, मतलब अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। अतः ताप बढ़ाने पर इन पदार्थों की प्रतिरोधकता घटती है, और इसका कारण यह है कि ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाने के कारण, ताप बढ़ने पर या घटने पर, मतलब कि ताप परिवर्तित होने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती रहती है, इसीलिए इनका स्पेशल नाम ही दिया गया है अर्धचालक, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बदल जाता है, और जिसके कारण श्रांति काल का मान भी बदलता है। परंतु श्रांति काल में होने वाली कमी अथवा वृद्धि की तुलना में n में, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में होने वाला परिवर्तन बहुत अधिक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमको पहले से ही पता है कि जो रो है वो m/n e² होता है। ओके, और ताप बढ़ने पर टाउ जो है क्या होता है, टाउ का मान बढ़ जाता है। अभी तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा है चालक के केस में कि ताप बढ़ने पर टाउ का मान घटता है, लेकिन ये अर्धचालक है, इसमें प्रॉपर्टीज बदलती हैं। ताप बढ़ने पर टाउ का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। अंतर समझ में आया। चालक में हम लोगों ने पढ़ा है कि ताप बढ़ने पर टाउ का मान घटता है, जिसके कारण रो बढ़ जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। लेकिन अर्धचालक में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। क्या, ताप बढ़ने पर जो टाउ का मान है वो भी बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने के कारण जो रो है वो घट जाता है। ओके, अगला है जो कि ये भी विशेष है, दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। अतः ताप बढ़ने पर वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता कम हो जाती है, और इसका कारण यह है कि ताप बढ़ने से वैद्युत अपघट्यों की श्यानता घट जाती है। अतः ताप बढ़ने पर वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता घट जाती है, और इसके कारण ही प्रतिरोधकता भी
घट जाती है और विशिष्ट चालकता जो कि सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है वो बढ़ जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास में पढ़ाई गई सारी बातें समझ में आ गई हैं। आज की क्लास में इतना ही, और ये ओम का नियम इस क्लास में पूरी तरह से कवर हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ओके।